Hello everyone, welcome to InstaSol live session. Myself Himanshu Parikh and I am physics expert at InstaSol. So this is our second session on geometrical optics. So who all are present today? Say me hi in the chat box. Yes guys, who all are present? Hello sir. Good. So I won't be wasting much time on introduction part because मुझे last time feedback मिला था कि sir let's go to questions directly. Okay, so don't worry, we'll be taking more questions. I am good guys, how are you? So I can see a lot of messages in the chat box. I am fine guys. Good evening. Good evening. Okay. So everyone is present. तो सब लोग notebook pen लेके बैठ जाइए. And today is our second session on geometrical optics. Okay. And in last session we have already taken few questions on reflection, refractions, right? But कुछ topics थे जो हमने छोड़ दिए थे, like dispersion, lenses. तो आज वो सब topics cover हो जाएंगे और उसके बाद we will switch to wave optics part. ठीक है. So don't worry. आज सारे topics कवर हो जाएंगे. हेलो कृष्णा, हेलो राहुल, हाउ आर यू? आई एम गुड गाइज. सो आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल टुडे इन द चैट बॉक्स, राइट? दैट इज गुड. डे बाय डे ये एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है एंड आई एम रियली लाइकिंग दैट बिकॉज यू नो कि हम लोग जब कुछ एफर्ट करते हैं तो उसका कुछ आउटपुट भी आना चाहिए, राइट? सो काफ़ी अच्छा लगता है आप लोग जब डेली लाइव आते हो. ओके, अखिल दिस साइड. हाय अखिल, हाउ आर यू? सो स्टार्ट करें आज का सेशन. सो आज हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस लेने वाले हैं. आज मैंने थोड़ा लेक्चर का लेंथ भी बढ़ा दिया है. वी हैव 1.5 hour session today. Okay, your lectures are very interesting. Okay, thank you so much. Okay, so let's go to question part. So मैं पहले आपको बता देता हूँ कि in last session what all questions we have covered, ताकि आपको पता चल जाए कि रिवीजन जब आप कर रहे हो for any competitive exam like IIT JEE Advanced और JEE Mains और NEET exam, BITSET, आपको पता हो कि जो questions हमने यहाँ InstaSol पे किए हैं in these 2 sessions, these questions are more than enough for your revision part. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. प्लीज़ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑल्सो. येस, श्योर. थैंक्स फॉर द फीडबैक. सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टेकन इन द लास्ट लेक्चर, राइट? सो अगर आप इसमें कुछ डाउट हो तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक? सो ये भी क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में कर लिया था. आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया है, ठीक है? बट कॉन्सेप्ट तो वही सेम रहेंगे. मिरर इक्वेशन सेम है, लेंस इक्वेशन सेम है, डिस्पर्जन कॉन्सेप्ट सेम है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन. सो एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन. सो एज यू नो हमारे सेशंस में क्या होता है, मैं आपसे आंसर नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. व्हाट आई वांट कि आपको कॉन्सेप्ट बताना है कि सर एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे. सो ऑल ऑफ यू टेल मी इन द चैट बॉक्स. आई एम गिविंग यू 1 minute टाइम टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, हाउ वी कैन अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर. The convex mirror is moving with the speed 1 meter per second and we have object. The object is moving in the opposite direction with the speed 3 meter per second. At a certain instant, object is 20 centimeter away from the pole. ठीक है ना? कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे हम लोग किनेमेटिक्स में लिखते हैं ना, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पार्टिकल इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन. सो ऐसा ही सोचिए, एट ए सर्टेन इंस्टेंट ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल. Focal length of the convex mirror is given 20 centimeter. So the question is clear, everyone? Right? So question is clear? Okay, fine. So if question is clear, then think about it, how we can solve these kind of questions. So, आपने पहले कभी देखा है इस तरह के क्वेश्चंस, या आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो कि जिसमें मिरर भी मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है? यस एवरीवन? नहीं देखा? चलो ठीक है, आज देख लिया ताकि जेई में फर्स्ट टाइम डायरेक्टली ना देखे, है ना? तो इंस्टासोल को याद करोगे कि वहाँ ये क्वेश्चन हमने इंस्टासोल पे किया था. तो देखो ऐसा ही होता है एग्जाम में, कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती है जो आपको सडनली पता चलता है कि हाँ एक बार किसी ने बताया था, फ्रेंड ने बताया था. तो मैं भी आप लोग का फ्रेंड ही हूँ गाइस, है ना? तो शैल आई सोल्व दिस क्वेश्चन, या फिर किसी को नहीं पता चल रहा है कि कुछ नहीं कर सकते हैं सर, आप ही सोल्व करवा दो? ऐसा नहीं चलेगा. आप कुछ आइडिया दीजिए मुझे कि सर वी कैन राइट द इक्वेशन लाइक द वेलोसिटी ऑफ मिरर, देन वी विल राइट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर कुछ यूज़ करेंगे किनेमेटिक्स से. देखो
ऑब्वियसली यूज तो इसमें किनेमेटिक्स से ही कुछ होने वाला है, राइट? वाई? बिकॉज वेलोसिटीज आर इन्वॉल्व, है ना? सो एनी आइडिया? अगर नहीं आ रहा तो भी नो लिख दीजिए ताकि मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। रिलेटिव से सर, वेरी गुड। सो एग्जैक्टली रिलेटिव से ही करने वाले हैं इस क्वेश्चन को हम लोग, ठीक है? सो किसी ने सर एक बार फिर से समझा दीजिए क्वेश्चन में। अच्छा, मैं अभी आया हूँ, ठीक है। एक कॉन्वेक्स मिरर है एंड द कॉन्वेक्स मिरर इज मूविंग विद स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड इन विच डायरेक्शन? प्लस आई कैप। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड इन विच डायरेक्शन? माइनस आई कैप। At a certain instant, object is 20 centimeter away from the pole of the convex mirror. ठीक है? Focal length of the convex mirror is given 20 centimeter, right? So the question is clear. Okay. हाँ जी. So now I'm getting some responses from you guys. Write velocity of object and image with respect to mirror. Very good. बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, वेरी गुड, बिल्कुल सही अप्रोच है। इट्स लुक इजी, इट कैन बी डन बाय डिफरेंशिएटिंग मिरर इक्वेशन। ये देखो यही चीज़ होती है जिसको मतलब कॉन्सेप्ट पता होता है ना, वो कभी डरता नहीं है कि सर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, पोजीशन को डिफरेंशिएट करके टाइम के रिस्पेक्ट में, बस यही करेंगे। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक? ओके, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हमें मिरर इक्वेशन तो पता है ना, व्हाट इज मिरर इक्वेशन? 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. This is mirror equation. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर लेंस यू हैव माइनस साइन हेयर, ठीक है? नाउ एट ए सर्टेन इंस्टेंट व्हाट इज गिवन? पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन एंड फोकल लेंथ वी नो। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, इमेज की लोकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। कब? एट u इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। आप पूछोगे सर क्यों? तो अभी पता चलेगा क्यों, ठीक है? तो पहले तो मैं फाइंड कर लेता हूं 1 by v. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? साइन कन्वेंशन यूज करना है आपको। कितने बच्चों को साइन कन्वेंशन में डिफिकल्टी है कि सर साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं? कितने बच्चों को इसमें डिफिकल्टी है कि सर साइन कन्वेंशन कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग? मतलब हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ इंसिडेंट लाइट रे है, कहाँ क्या, कुछ भी पता नहीं चलता, सब कुछ ऊपर से चला जाता है। थोड़ा है, ठीक है, बताइए सर, ठीक है? सो 50-50 आ रहा है तो बता देना ही बेटर है ना, ताकि सब एक सेम लेवल पे आ जाए। देखिए साइन कन्वेंशन में क्या करना है आपको, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इससे इंसिडेंट लाइट रेज किस तरफ जाएगी? इस तरफ। अब एरो दिखाना तो बहुत जरूरी है, ठीक है? लाइट रेज इस डायरेक्शन में जा रही है, तो लाइट रेज जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में आप जो भी डिस्टेंसेस मेजर करोगे वो पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, अब पोल से डिस्टेंसेस मेजर होती है, तो पोल से अगर मैं इधर जा रहा हूं तो पॉजिटिव, पोल से अगर मैं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे के ऑपोजिट जा रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे के ऑपोजिट जा रहा हूं तो नेगेटिव। सिंपल सा है, ठीक है? 10 सेंटीमीटर इज द पोजीशन ऑफ इमेज ऑन द अदर साइड, ठीक है? देखते हैं। सो लेट्स सी, अब सबको समझ में आ गया हो गया आई होप कि व्हाट इज साइन कन्वेंशन एंड हाउ टू यूज इट। So u is what? U is, can you tell me what is u? Plus 10 or plus 20 or minus 20? What is u here? Plus 20 or minus 20? So देखो, इंसिडेंट लाइट रे इधर जा रही है, पोल से आप डिस्टेंस मेजर करोगे, आपको किधर चलना पड़ेगा? मैं यहाँ पोल पे खड़ा हूँ, ठीक है? मैं किधर चलूंगा? ऐसे इधर चलूंगा ना, यस और नो? पोल पे हूँ मैं, इधर चलूंगा तो किधर जा रहा हूँ मैं? इंसिडेंट लाइट रेज इधर है, मैं इधर जा रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? तो क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है? ऑपोजिट जा रहे तो नेगेटिव। तो u इज माइनस 20 सेंटीमीटर। 1 by v माइनस 1 by 20 इज इक्वल टू 1 by फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। 1 by कितना है फोकल लेंथ? 20। तो यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो बता सकते हो v का वैल्यू क्या आएगा। v का वैल्यू आने वाला है, तो किसी ने पहले लिख दिया था, दैट इज करेक्ट। v इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर। सो v का वैल्यू क्या आ गया? प्लस 10 सेंटीमीटर। मीन्स इमेज आपको मिल चुकी है। अच्छा, कोई बताएगा इमेज रियल होगी कि वर्चुअल होगी? इमेज जो बनने वाली है वो रियल होगी कि वर्चुअल होगी? थोड़ा सा एनालिसिस भी कर लेना चाहिए क्वेश्चन का, राइट? काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। रियल। इंस्टेड ऑफ कार्टेशियन सिस्टम वी कैन यूज नेचुरल साइन सिस्टम फॉर साइन कन्वेंशन।
हाँ वो भी ठीक है, बेसिकली वही तो है, हम लोग किनेमेटिक्स ही तो कर रहे हैं यहाँ पे। तो ओरिजिन हो गया आपका, तो उसको आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल दो, फिर आप कैसे वेलोसिटीज़ लिखते हो, कैसे आप लोग पोजीशन लिखते हो, तो आपको अकॉर्डिंगली सब कुछ पता ही है, ठीक है। इमेज होगी वर्चुअल, किसी ने लिखा है रियल। व्हाट अबाउट अदर्स? देखो इमेज कहाँ बन रही है इसकी, ये कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है कि कन्वर्जिंग मिरर है? ये कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग? तो अगर ये डाइवर्जिंग मिरर है तो लाइट रे को डाइवर्ज कर देगा ऐसे। अब लाइट रेस इस रियल वर्ल्ड में कहीं मिलने वाली है? ये रियल वर्ल्ड है, ये मिरर के सामने वाला वर्ल्ड है, तो क्या मिरर के सामने लाइट रेस कहीं मिलेगी? मुझे तो नहीं लगता, ठीक है, नहीं मिलने वाली होगी। ये ऐसे जा रही है, ये इधर जा रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब ये लाइट रेस यहाँ तो कहीं नहीं मिलेगी रियल वर्ल्ड में, ये कहीं पीछे मिलेगी। ऐसे एक्स्ट्रापोलेट कर दो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो दैट्स अ वर्चुअल इमेज, ठीक है ना, वर्चुअल इमेज होगा। तो जो लोग रियल लिख रहे थे वो लोग समझ लीजिए कैसे आप लोग का आंसर गलत है। तो आंसर पहले गलत आना बहुत जरूरी होता है, उसके बाद ही हम लोग सही सीख पाते हैं, ठीक है। चलिए, अभी यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है मेरे पास, तो मैं व्हाइट बोर्ड पे जा रहा हूँ। डेटाज आपको शायद याद होंगे, तो व्हाइट बोर्ड पे हम लोग जा सकते हैं। चलिए, ठीक है। तो हमारे पास में आ गया कि v का वैल्यू है, v का वैल्यू क्या था, +10, एंड u इज व्हाट, u इज -20। अब देखो मिरर इक्वेशन होती है 1/v + 1/u। अब ये u और v वेलोसिटीज नहीं है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ इमेज है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, 1/f। अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो कर रहा हूं मैं। अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, लेट मी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, व्हाट आई विल गेट, -1/v² dv/dt। एक्सेलरेशन मत लिखना है इसको, -1/u² du/dt। और फोकल लेंथ तो कांस्टेंट होता है ना, फॉर ए गिवन कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, तो 0। तो यहाँ से सिंपली आपके पास निकल के आएगा कि ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज। v क्या है, वेरिएबल, जैसे जैसे आपका u चेंज होगा वैसे वैसे आपका v भी चेंज होने वाला है, यस और नो, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज। देखो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है और आपको डायरेक्टली याद रखना है वो रिजल्ट। तो बताओ मुझे जरा, मैंने सही लिखा है क्या? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू -v²/u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। देख लो कहीं गलत तो नहीं किया मैंने, सब लोग बताओ मुझे सही लिखा है ना? कुछ गड़बड़ हो तो बता देना, ऊपर काफ़ी मैंने एक साथ लिख दिया है, 2-3 स्टेप एक साथ। सही लिखा है मुझे लग रहा है, ठीक है। सर ये भी आसान पढ़ा रहे, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, बस एक क्वेश्चन मैं पहले आसान लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा हम लोग है ना फील में आ जाए। जैसे देखा क्रिकेट में जो बैट्समैन आता है तो आती वो 4-6 नहीं लगाता, ठीक है ना, वीरेंद्र सहवाग आता है, फिर आपको पता है रिजल्ट्स क्या होते हैं, 4-5 ओवर बस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मतलब पहले वार्म अप हो जाए, उसके बाद अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। तो मैं पहले कमेंट्स पढ़ लेता हूँ आप लोगों के कि कोई डाउट तो नहीं है आपको। हाँ थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, सही बात है, ताकि हम लोग क्वेश्चन ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है। सो v इमेज इज इक्वल्स टू -v²/u²। इस रिजल्ट को आप लोगों को डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। काफ़ी बार क्वेश्चन आया इस रिजल्ट पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अच्छा, अब आपको पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है HI/HO, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, फॉर ए मिरर, इन केस ऑफ मिरर, स्फेरिकल मिरर, -v/u। आई होप इट इज विजिबल टू यू, हाँ विजिबल है, ठीक। सो मैग्निफिकेशन इज HI/HO इज इक्वल्स टू -v/u। दैट मीन्स आई कैन राइट दिस एज m² -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी दिख रहा होगा आपको, सही है। तो ये रिजल्ट भी आप याद रख सकते हो। तो देखो काफ़ी चीज़ें मुझे याद आ रही है, ताकि मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम डिलीवरी हो जाए, मतलब। तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है f/f-u, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हो, मैग्निफिकेशन इज f/f-u। तो देखो आपको वैसे v निकालना जरूरी भी नहीं था, बिकॉज व्हाट यू नीड टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, यू नीड मैग्निफिकेशन, ओके, एंड दैट यू कैन डायरेक्टली फाइंड फ्रॉम u and f, because u and f is given in the question, so you don't need to find v, ओके। अब अगर आपने फाइंड कर भी लिया तो आप डायरेक्टली यहाँ डाल दीजिए, तो अब तो एक क्वेश्चन हो जाएगा ना, सही है। पर देखो अभी भी क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही, ठीक है, वो मुझे भी कई बार समझ में नहीं आती है मेरी खुद की, तो मैं थोड़ा सा अच्छा लिखने का ट्राई करता हूँ, ठीक है।
चलो आगे चलते हैं। तो देखो अभी मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या था, इस ये मतलब ये क्वेश्चन डिफरेंट क्यों है? ये क्वेश्चन डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए आप मिरर भी मूव कर रहा है। तो आप लोग किसके रेस्पेक्ट में लिख रहे थे? पोल के रेस्पेक्ट में। ओके, सो यू आर राइटिंग विद रिस्पेक्ट टू पोल, यू आर राइटिंग विद रिस्पेक्ट टू पोल। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर आया कितना? -m²। तो v बाई यू कर लेना। व्हाट इज v? v इज 10। v कितना है? 10। व्हाट इज u? -20। ठीक है, सो -v बाई यू जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20 होल स्क्वायर, माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज व्हाट? माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर डिवाइडेड बाय 4, राइट? क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सॉरी। ओके, सो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? रिलेटिव से। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद वेक्टर साइन। ठीक है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? दिस शुड बी इक्वल टू minus velocity of object with respect to ground minus velocity of mirror with respect to ground and divided by 4। ठीक है, थोड़ा सा ये 1 मीटर पर सेकंड दिख रहा होगा आपको, तो उसको इग्नोर कीजिए। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिवाइडेड बाय 4। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें निकालना है। ये दिया हुआ है क्या? कितना है? +1 i कैप। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है क्या? कितना है? -3 i कैप। वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है। कितना है? +i कैप। वैल्यूज डाल दीजिए, आंसर आएगा आपका 2 i कैप। ये आंसर आना चाहिए 2 i कैप। सर डू वी ऑलवेज राइट विद रिस्पेक्ट टू पोल? यस, हम लोग पोल के रिस्पेक्ट में तो सारे मेजरमेंट करते हैं। हम लोग जब साइन कन्वेंशन लिखते हैं तो पहला साइन कन्वेंशन का रूल होता है कि राइट ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम पोल। आप कोई भी बुक देखिए, आपको लिखा हुआ वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है सर, इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर? हाँ जी, आप जो भी निकाल रहे हो वो विद रिस्पेक्ट टू मिरर आएगा। ठीक है, फाइनल आंसर आपका 2 i कैप आना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो सब लोग। सर ये सब पढ़ा हुआ है मेडिकल की प्रिपरेशन में। ठीक है, आज आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं फिर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आई गेस ये क्वेश्चन सिंपल था, बस मेरे को एक इंट्रो देना था कि आप थोड़ा सा इस चैप्टर के अंदर आ जाओ, क्योंकि आप लोग हो सकता है कुछ और पढ़ रहे हो, अचानक से ऑप्टिक्स आ गया, तो आप पहले इस चैप्टर के अंदर इन्वॉल्व हो जाओ, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए सब लोग। आई विल डिक्टेट द क्वेश्चन। A parallel beam of light is incident on a lens of focal length 10 centimeter. ठीक है, a parallel beam of light is incident on a lens of focal length 10 centimeter. A parallel slab of refractive index 1.5 and thickness कितना? 3 centimeter is placed on the other side. ठीक है, of the lens. The nature of the final image from the lens स्लैब कॉम्बिनेशन इज। काफी कुछ बोल दिया क्वेश्चन में, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है, फोकल लेंथ एक इस मिरर का, इस लेंस का दिया हुआ है, इट्स 10 सेंटीमीटर। तो इंसिडेंट लाइट रेज कैसे आ रही है? पैरेलल। आपको पता है इमेज कहाँ बनने वाली है, तो चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से बता दो कि इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, अब क्या किया हमने, वो आराम से कन्वर्ज होने वाली थी कहीं यहाँ जाके, बट हमने क्या किया, हमने बीच में एक स्लैब डाल दिया, ग्लास स्लैब, और उसका थिकनेस कितना है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताना है कि जो फाइनल इमेज बनेगी इस कॉम्बिनेशन से वो कहाँ बनने वाली है। नेचर ऑफ द फाइनल इमेज मतलब बेसिकली वो डिस्टेंस ही पूछना चाह रहे हैं। गुरु क्लियर नहीं दिख रहा है।
तो मैंने डिक्टेट कर दिया क्वेश्चन आपको, ठीक है। अभी शायद दिख रहा होगा आपको, वैसे मुझे क्लियर दिख रहा है, आई एम यूजिंग द सेम ऐप, तो मुझे क्लियर दिख रहा है। फिर भी मैं डिक्टेट कर दूंगा क्वेश्चन, डोंट वरी। आप मुझे बता दीजिए कि सर आप हमें दिख नहीं रहा है, तो आई डिक्टेट द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जेई में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, बहुत पहले, अभी नहीं, रिसेंटली नहीं, काफ़ी पहले पूछा हुआ था। चलिए बताइए, कोई आंसर करेगा इस क्वेश्चन का? ये तो आपका 1 मिनट में आंसर भी आ जाएगा इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला। हेलो सिद्दिक वी, हाउ आर यू? सर माई सेल्फ मनीष, व्हाट्स योर नेम एंड वेयर आर यू फ्रॉम? बेटा मेरा नाम हिमांशु पारिक है और आई एम फिजिक्स एक्सपर्ट एट इंस्टासोल। एवरीथिंग इज क्लियर? ओके गुड, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए अभी आप, आंसर इज, ठीक है, किसी ने राइट आंसर दे दिया है वैसे चैट बॉक्स में, सही है, किसी ने करेक्ट आंसर लिख दिया है चैट बॉक्स में, गुड। रियल इमेज, हाँ ठीक है, इमेज तो रियल बनेगी, इमेज तो रियल बनेगी। मयंक का आंसर आया है 11, ठीक है, दैट्स करेक्ट, 11 इज करेक्ट। तो देखो आप इसमें एक कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं इसको, कि जब भी आप ग्लास स्लैब इंसर्ट कर देते हो, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो आपने ग्लास स्लैब इंसर्ट कर दिया, तो ग्लास स्लैब इंसर्ट करने से होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्टेंस यहाँ से है कुछ x, तो ये शिफ्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट अपेरेंटली यहाँ पे जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसके लिए, ठीक है, जो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है ना, उसको ये ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस अगर मैं y ले लूँ, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस अगर मैं y ले लूँ x प्लस वाई, तो एक्चुअल डिस्टेंस तो कितना है x प्लस वाई, बट इस ऑब्जर्वर को इस ग्लास स्लैब की वजह से ये ऑब्जेक्ट कुछ आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और उसका वैल्यू क्या होता है, d इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई म्यू, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब मल्टीप्लाइड थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, ठीक है। हाँ जी सही लिखा है किसी ने, 3 मल्टीप्लाइड 1 माइनस 1 बाई 2। तो नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यूज हियर, d इज इक्वल टू व्हाट, थिकनेस इज 3 सेंटीमीटर गिवन इन द क्वेश्चन, 1 माइनस 1 divided by 1.5, so that would be 3 by 2. So what you will get from here, 3 minus 2 divided by 3, so 3 से 3 cancel out, you will get d is equal to 1 centimeter. So इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना, बस इतना सही क्वेश्चन था ये। तो जब लाइट रेज यहाँ से आएगी तो बता सकते हो इमेज कहाँ बनने वाली है, लाइट रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो ये कॉन्वेक्स लेंस इमेज कहाँ बनाएगा, इफ लाइट रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज कहाँ बनने वाली है, तो जल्दी से बता दो, काफी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये तुम्हें। देखो मैं कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर हमने आंसर सही लिख दिया फिर भी आप एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो। देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब 4-5 बच्चे तो हैं नहीं, तो है बहुत सारे बच्चे, इसलिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कई बार क्या होता है हम लोग पूछते नहीं है कि शर्म आती है कि लोग जज कर लेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग रिप्लाई कीजिए, यहाँ पे आपको कोई जज नहीं करने वाला, ठीक है, फोकस पे बनेगी, वेरी गुड, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट लाइट रे अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे, यहाँ पर, ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या होगी 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस क्या होगी 10 सेंटीमीटर, सिंपल, ठीक है। अभी इसकी वजह से ये लाइट रेज आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, कितना 1 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 11 सेंटीमीटर, यही सही आंसर है 11। तो काफी बच्चों ने सही लिखा था 11 सेंटीमीटर। समझ में आया सभी को क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लियर है ना, काफी क्वेश्चंस आते हैं स्लैब पे बेस्ड, तो आपको स्लैब का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आई होप कि आप, हमने एक क्वेश्चन किया था लास्ट सेशन में, वो क्वेश्चन कैसा था, कुछ इस तरह से था कि
SC वर्मा में भी एक क्वेश्चन है, तो आप लोग वो क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। एक कॉनकेव मिरर है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट्स से ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस x फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, इसका फोकल लेंथ भी गिवन है, एंड नाउ वी हैव इंसर्टेड ए ग्लास स्लैब। तो अब बताइए कि कितना शिफ्ट होगा, मतलब सॉरी कितना इमेज की पोजीशन में चेंज आएगा, ऐसे पूछ सकते हैं। या फिर व्हाट दे कैन आस्क यू कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। सर कैन वी यूज n1 बाई यू प्लस n2 बाई वी इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई इन्फिनिटी इस क्वेश्चन में, ठीक है। वो कैसे यूज़ करोगे, वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई रोल आया नहीं है ग्लास स्लैब का, वो कैसे यूज़ करोगे। अच्छा, फॉर बोथ द सर्फेसिस ऑफ ग्लास स्लैब, हाँ देखो ऐसे तो आप लोग डिराइव करते हो। इसको डिराइव कैसे करते हैं इस रिलेशन को, 1 माइनस 1 बाई म्यू मल्टीप्लाइड टी। इसको डिराइव करने के लिए आप लोग क्या करते हो कि एक ऑब्जेक्ट लेते हो, ठीक है, पहले यहाँ से रिफ्रैक्शन लेते हो तो स्नेल्स लॉ लिखोगे, फिर आप यहाँ से रिफ्रैक्शन लेते हो फिर स्नेल्स लॉ लिखोगे। तो ये कहीं इमेज बनाएगी, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मान लो, तो ये लाइट रे जैसे जाएंगी, तो ये कहीं इमेज बनाएगी यहाँ पर, तो इसको आई डैश बोल दो। फिर ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ये कहीं यहाँ बनाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक वाले डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक वाले डिस्टेंस, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे तो डिराइव करते हैं, ठीक है। तो समझ में आया जिन्होंने डाउट पूछा है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस गाइस, शैल वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, टेल मी इन द चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर। अगर कोई डाउट है तो फिर से ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि ऐसा एक आध क्वेश्चन और आएगा आगे, तो वहाँ पे मैं स्लैब का डायरेक्ट यूज़ करूँगा। हाँ जी, चले आगे। प्लीज आंसर अबाउट डाउट। बोला ना मैंने आपको, n1 बाई यू प्लस n2 बाई वी इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई इन्फिनिटी। हाँ, तो वो कर सकते हो आप। देखो वो आप क्या बोल रहे हो बेसिकली, रियल डेप्थ इज इक्वल टू अपेरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाई म्यू, यही बोलना चाह रहे हो ना आप। बिल्कुल कर सकते हो। n1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, कर सकते हो, पर वो आप कब करोगे, जब आप डिराइव करोगे इसका फॉर्मूला। आपको डिराइव नहीं करना, ये आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है। एक बार जरूर डिराइव करना, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल आप यही तो यूज़ करोगे आप। मैं समझ गया, आप एक्चुअली कहना चाह रहे हो कि सर म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, है ना। हम लोग सर ये फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग प्लेन सरफेस के लिए निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा उससे भी, ठीक है। तो अभी आपका डाउट क्लियर हो गया है। आगे चलूँ मैं? चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ अभी। गाइस आप रिप्लाई जरूर कीजिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो या फिर कोई डाउट हो तो ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन का। डिक्टेट द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि द फिगर शोज द इनिशियल पोजीशन ऑफ ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एट्स ए डिटेक्टर डी एंड लेंस एल। कुछ नहीं बोला है, बस जो दिख रहा है वही बोल दिया कि एक सोर्स है, एक लेंस है, एक डिटेक्टर है। डिटेक्टर पहले यहाँ पर है, ठीक है ना, ये एस, ये एल, ये डी। अब काम की बात बोल रहा है। नाउ एट टी इक्वल टू 0 S and D starts moving toward right with same velocity. S ने भी चलना स्टार्ट कर दिया टुक 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 टुक, और D ने भी चलना स्टार्ट कर दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है। The times at which detector receives the maximum light. The time at which detector receives the maximum light. ट्राई कीजिए क्वेश्चन। कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस आप फॉर्मूला यूज़ कीजिए, ब्लाइंडली नहीं, थोड़ा सा किनेमेटिक्स का यूज़ करके आंसर आ जाएगा विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। हाँ जी, किसी का आंसर आ रहा है? क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, कोई बताएगा? हाउ वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन? सर मेरा अप्रोच ऐसा होगा। देखिए आप लोग को अप्रोच शेयर करना होगा, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलेगा ना कि आप लोग सोचते कैसे हैं।
तो आप लोग अपना अप्रोच जरूर शेयर कीजिए मेरे साथ, ताकि मैं आप में कोई भी जो मिस्टेक्स हो मैं बता पाऊँ आपको। ठीक है, कोई आंसर आ रहा है किसी का कि सर कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? हाँ जी, कोई रिस्पॉन्स? या तो क्वेश्चन बहुत टफ है या क्वेश्चन बहुत इजी है, दो ही केसेस हो सकते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस टाइम क्या होगा? मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा। ये आप कैसे बोल सकते हो? क्या लॉजिक है इसके पीछे? आर्यन, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। ठीक है, तो इसका मतलब आपने ये कहा कि इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, बट डिटेक्टर को मैक्सिमम लाइट डिटेक्ट करनी है ना, तो इसका मतलब डिटेक्टर को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए। यही तो बात हो गई। तो अकॉर्डिंगली आप कुछ वैल्यूज लिखिए। व्हाट अबाउट अदर्स? ओनली वन रिस्पॉन्स। क्वेश्चन, अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन इजी है या टफ है? मतलब या फिर समझ में नहीं आ रहा कि सर क्वेश्चन है क्या? ये ऐसा क्वेश्चन ऑप्टिक्स में कब से आने लग गए? ये तो बताओ। चलो, डिटेक्टर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रहेगा उस टाइम पे। अच्छा, वो आपको कैसे पता? सोर्स देखो, एक बात देखो आप, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये कहाँ पर है? 90 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा। ठीक है, लो लगा दीजिए, वेलोसिटी सेम है। हाँ ठीक है, ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन में हम लोग, मैं सोल्व करूँ ये क्वेश्चन? हाँ जी, शैल आई सोल्व दिस क्वेश्चन नाउ? Yes, everyone, tell me, shall I solve this question? हाँ, image distance should be equal to the object distance. Okay, that way the dissipation will be minimum. एक सेकंड रुको, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि डिटेक्टर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी कब आएगी? जब डिटेक्टर कहाँ पे होगा? इमेज की पोजीशन पे होगा। तो मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद में ऐसा हो रहा है, आफ्टर टी टाइम ऐसा कुछ होने वाला है। तो डिटेक्टर कितना मूव कर जाएगा टी टाइम में? डिटेक्टर कितना मूव करेगा टी टाइम में? कोई बताएगा डिटेक्टर कितना मूव करने वाला है आफ्टर इन टाइम टी? टेन टी, यस और नो? डिटेक्टर इन टाइम टी कितना मूव करेगा? 10t, करेक्ट। ठीक है, ओके, उसी टाइम टी में ऑब्जेक्ट कितना मूव कर जाएगा? सेम 10t, yes or no? Object will also move the same distance because velocity of image, velocity of source and velocity of detector is same. ठीक है, तो after time t, what is the position of object u? What is the position of object after time t? तो initially the position is 90. After time t, the position would be 90 minus t, 90 minus 10t. Why? Because ये यहाँ से 10t shift हो गया है। ठीक है ना? So what I'll write here, minus, why minus? Because sign convention. 90 minus 10t, 90 minus 10t. इस समझ में आ गया ना सभी को कि why I'm writing 90 minus 10t? ठीक है, वेरी गुड, ओके, सो करेक्ट आर्यन। तो काफ़ी बच्चों ने सही रिस्पॉन्स दिया इसका। हाँ, इमेज शुड बी फॉर्म्ड ऑन डिटेक्टर, वेरी गुड, बस यही चीज़ है, इमेज शुड बी फॉर्म्ड ऑन डिटेक्टर। सो कहाँ चले गए थे सब लोग? अभी काफ़ी रिस्पॉन्स आ रहे हैं, बीच में आप लोग शांत हो जाते हो। तो ऐसा मत करो, रेगुलर रहो आप लोग, है ना, ताकि मुझे पता चलता है आप लोग सोच कैसे रहे हो। अगर दैट से कई बार आंसर भी नहीं आता तो आप शेयर कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन में पता ही नहीं चल रहा है, स्टार्ट कैसे करूँ मैं, तो मैं आपको वो दूंगा कि हाँ ऐसे स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो एटलीस्ट आपको शेयर करना होगा जो भी रिस्पॉन्स है। अब इमेज कहाँ पे होनी चाहिए आफ्टर टाइम टी? 10t पे ही होनी चाहिए, बिकॉज वहाँ पे डिटेक्टर है आपका। बस जिसने ये लिख लिया अब आंसर आ जाएगा, बिकॉज फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। सो लेट अस यूज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, सो अब इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे कर रहा हूँ क्वेश्चन को। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f।
ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, tan t, और tan t पॉजिटिव में होगा बिकॉज उस साइड था, देख लो एक बार, उस साइड था तो tan t पॉजिटिव में होगा, ठीक है। -1 बाय नेगेटिव 90 माइनस tan t, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाय f एंड फोकल लेंथ इज गिवन आई गेस। व्हाट इज द फोकल लेंथ? 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन? सो यहां से आपके पास एक इक्वेशन मिलेगी, आपको एक इक्वेशन मिलेगी, ओके। किसमें? टाइम के टर्म्स में। देखो अब इसको सोल्व कर सकते हो ना आप, मैथमेटिक्स में नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, मैथमेटिक्स तो आई गेस आप कर सकते हो। 1/90 माइनस tan t इज इक्वल टू 1/20। तो ये आपके पास t के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। एंड व्हाट इज t? कितना टाइम है। तो अब अगर आपके पास में टाइम आ गया तो यहाँ से आप देखना टाइम की दो वैल्यूज आएंगी, मैंने सोल्व किया हुआ है, आप भी जरूर करके देखना। टाइम की वैल्यूज आएंगी t इक्वल टू 3 सेकेंड और 6 सेकेंड, ये टाइम की दो वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट जब जब डिटेक्टर यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे होगा और एक वैल्यू 30 सेंटीमीटर पे, t इक्वल टू 3 आया था और एक वैल्यू आया था 6 सेकेंड। सो व्हेन ऑब्जेक्ट डिटेक्टर इज एट 60 सेंटीमीटर, जब डिटेक्टर इन दो पोजिशंस पे होगा तब आपका इमेज कहाँ बनने वाला है? मैक्सिमम डिटेक्टर पे बनने वाला है, ठीक है, बिकॉज हमने वो कंडीशन लेके ही स्टार्ट किया था क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? 90 माइनस 30 60 पे, ठीक है, एंड 90 माइनस 60 30 पे। तो क्या वो सेंटर पे है? क्या जो सेंटर वाले भाई साहब थे, जो सेंटर वाले भाई साहब थे, क्या वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f कहाँ पे है इसका? सेंटर वाले भाई साहब, अभी समझ में आया क्वेश्चन? आपका डाउट सोल्व हो गया है? कोई डाउट तो नहीं है अभी आर्यन? तो किसी को कोई डाउट हो तो बता दो इस क्वेश्चन में, काफी अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन था इसलिए मैंने लिया। यस आर्यन, यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन नाउ? आर्यन प्लीज रिस्पोंड। ओके, so let's go to next question now. Okay, next question. ये क्वेश्चन मैंने लास्ट पीपीटी में भी डाला था, जो हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सेशन 1 था, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन लिया था। फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को ले रहे हैं बिकॉज आई कुड सी कि मैनी पीपल वर आस्किंग मी ऑन इंस्टासोल कि सर ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो मैंने सोचा कि इसको एक एनालिसिस के थ्रू चलते हैं कि सबको समझ में भी आ जाए। और जेईई एडवांस का क्वेश्चन है ये 2015 और 16 का, तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, गुड आर्यन, नाइस। टू आइडेंटिकल ग्लास रोड्स S1 एंड S2, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 3/2, हैव वन कॉन्वेक्स एंड, ये रहा, ठीक है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 10 सेंटीमीटर। दे आर प्लेस्ड विद कर्व्ड सरफेस एट डिस्टेंस d as shown in the figure. So this distance is d, ठीक है, with their axes aligned. When a point source of light P is placed inside road S1, कहीं यहाँ कहीं रख दिया है, ठीक है, मैं इसको अलग से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। So this is the point source inside the road S1, ठीक है, on its axis at a distance 50 centimeter from the curved surface. This distance is 50 centimeter. The light rays emanating from it are found to be parallel to the axis inside S2. The distance d is. क्वेश्चन क्या है देखो, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पे सोर्स रखा हुआ है, ठीक है, लाइट रेज यहाँ से चलेगी डेंसर टू रेयर मीडियम। बाहर मीडियम कैसा है? एयर। डेंसर टू रेयर मीडियम। अब लाइट रेज कहाँ जाएगी? इस सरफेस पे। तो इसके लिए जो इसकी इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सिंपल क्वेश्चन कि इसका जो इमेज होगा दैट विल बी एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस कर्व्ड सरफेस, ठीक है। अभी क्या होगा, इससे जो इमेज बनने वाली है वो कहाँ बननी चाहिए? कोई बताएगा कि इमेज कहाँ बननी चाहिए? यस एवरीवन, कि फाइनल इमेज जो होगी वो कहाँ बननी चाहिए? तो क्वेश्चन में कुछ गिवन है क्या, उससे थोड़ा ट्राई कीजिए।
तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो, सिंपल है। राइट आर्यन, करेक्ट, इट विल बी एट इन्फिनिटी, करेक्ट। सो अभी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। Yes, all of you? Have you understood the question? If you have doubt in the question, then I'll explain it once again. So please respond in the chat box if you have any doubt. So shall I solve this question now? No doubt, sir. Okay. So shall I solve this question? या आप लोग को टाइम चाहिए एक और मिनट? प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन सर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो, एक पॉइंट सोर्स है, इट इज केप्ट इनसाइड द ग्लास रोड, डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, फ्रॉम दिस कर्व्ड सरफेस डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर। We have another curved surface and it is kept small d distance away from this first curved surface, S1 road. Okay. What the question is saying, after the refraction from this second surface, light rays becomes parallel to the principal axis. That means image will form at infinity. तो जो final image होगा, that final image will be at infinity. ठीक है. So this information is given in the question. So let's try once, then you solve please. Okay Aryan, sure. So I'm happy to see कि ये जो आर्यन बच्चा है मतलब काफ़ी एक्टिव है। नाइस आर्यन, गुड। तो ऐसे आप लोग को एक्टिव रहना है हर सेशन में। देखो, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ले रहा हूँ मैं, तो आपके सारे डाउट्स सोल्व हो जाएंगे। एक तो चीज़, अभी डिस्पर्जन पे भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो आपके डिस्पर्जन से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो भी सोल्व हो जाएंगे। तो आप लोग, बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड कीजिए ताकि मुझे पता चले कि कितने रेगुलर बच्चे हैं। तो उनके लिए मैं अलग से उनके जो भी चैट बॉक्स में कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उनको फीडबैक को थोड़ा सा काम कर पाऊँ कि हाँ सर इस पर थोड़ा हमें पढ़ा दीजिए, तो मैं वो सेशंस भी ले लूँगा। आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है आर्यन, अप्रोच क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी माय अप्रोच? व्हाट शुड आई राइट फर्स्ट? स्टार्ट कहाँ से करूँ मैं? From where should I start? ठीक है, shall I solve this question now? Yes everyone, shall I solve this question? 3 by 2, 50, okay, plus 1 by v, okay, right, is equal to 0.5 by 10, 0.5 by 10, हाँ ठीक है, सही लिखा है। तो पहले तो हम लोग फर्स्ट सरफेस के लिए लिख लेंगे। सो फर्स्ट सरफेस के लिए कैसे लिखेंगे? म्यू टू बाई वी, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। म्यू टू इज द मीडियम ऑफ लाइट रे आफ्टर रेफ्रैक्शन, कि रेफ्रैक्शन के बाद लाइट रे कहाँ जा रही है, और म्यू वन कहाँ से लाइट रे आ रही है। सो आफ्टर रेफ्रैक्शन लाइट रे इज गोइंग इन एयर मीडियम, तो व्हाट आई विल राइट हियर, 1 by v
minus, with proper sign convention we have to use this formula. What is u? U is minus 50. What is mu1? 3 by 2 or 1.5. ठीक है, is equal to what? mu2 minus mu1 by r. So that is 1 minus 3 by 2 divided by r. Radius of curvature is negative or positive? Yes, tell me. Radius of curvature is negative or positive here? Radius of curvature के लिए negative लिखूंगा कि positive लिखूंगा मैं? It's 10 centimeter. So what should I write? Minus 10 or plus 10? It should be minus 10. ठीक है. So यहाँ से हम लोग पहले v का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है. So what you will get from here? v 1 by v is equal to 2 minus 3, that is 1 by 2 divided by minus 10. So यहाँ से आएगा minus 1 by 2, ठीक है, divided by 10, so that will be plus 1 by 20. और यहाँ से आएगा 3 by 100, because I can write this 1.5 as 3 by 2, so this would be 3 by 100 positive में, because there is already one minus sign here. So on the right hand side you will get 3 by 100. So इसको solve कर लीजिए. What you will get from here? V is equal to 2 by 100, so that would be 50 centimeter. ठीक है. So V का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास? 50 सेंटीमीटर. सही लिखा है? ठीक है. Okay, so value of V we have got as 50 centimeter. Now we will use this for second one. Why? Because see, इसने जो इमेज बनाई कहाँ पे बनाई? प्लस 50 पे, यानी कि यहाँ कहीं. ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है? प्लस 50. नाउ फॉर दिस कर्व्ड सरफेस दिस विल एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट. सो इसके लिए डिस्टेंस क्या लिखेंगे? कंप्लीट डिस्टेंस इज d minus 50. ओके, सो अगेन वी विल यूज द फॉर्मूला. ठीक है, mu2 by v. Now light ray is going in 3 by 2 medium divided by final image, it should be at infinity because it's given in the question, minus mu1 by u. So what is mu1? Light ray is coming from medium 1, air, divided by u. So u is d minus 50, but that would be negative. Why? Because incident light ray के opposite है. Is equal to mu2 minus mu1 by r. So 1.5 minus 1 divided by radius of curvature. So what is the radius of curvature? Positive plus 10. So यहाँ से आंसर आएगा आपका 1 by d minus 50 is equal to 3 by 2 minus 1, that is what? 1 by 20. So from here you will get d is equal to plus 70 centimeter. No Aryan, 30 is wrong. What about others? Final answer would be 70 centimeter. So that's the correct answer. So here also you have to use minus sign because you see light ray is coming from this side. So on the right hand side of this curved surface we will take positive, and on the left hand side of curved surface we will take negative. So what about others? Have you understood? Any doubt? ओके, यू टुक द साइन कन्वेंशन रॉन्ग. तो मैंने कहा था ना साइन कन्वेंशन में बहुत गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए अपने को ना फॉर्मूला लिखने में कोई भी सोचना नहीं है, पहले फॉर्मूला लिख लिया करो. देखो आपको करना क्या है जेईई के पेपर में, देखो इससे क्वेश्चन तो आने वाला है, मतलब 99% चांस है इस फॉर्मूला बेस्ड. तो पहले सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख ही लो, कोई गलत चीज़ नहीं है. फॉर्मूला लिखने के बाद में आप वहाँ पे वैल्यूज डालना स्टार्ट कर दो. ठीक है ना. तो क्वेश्चन तो सब मतलब ये फॉर्मूला लिख ही लेना है आपको. तो आगे चलें, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, आगे चलते हैं. ऑल क्लियर? ऑल क्लियर मतलब वैसे तो ऑल क्लियर नहीं हो गया ना. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, बट जिसको डेरिवेशन पता है वही कर पाएगा ये क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है बिकॉज यहाँ से आपका एक डेरिवेशन वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा कि जब मिनिमम डेविएशन होता है तो कंडीशन क्या लेते हैं हम लोग. ठीक है, तो वो वाली चीज़ भी क्लियर हो जाएगी. ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए.
और बताइए आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस ऑल ऑफ यू। सो पहले तो मुझे ये बताओ आप लोग कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। कैन आई यूज डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड एंगल ऑफ प्रिज्म। कैन आई यूज दैट फॉर्मूला। मिनिमम डेविएशन के लिए वही तो फॉर्मूला होता है। सो कैन आई यूज दैट फॉर्मूला। Yes, all of you, tell me if we can use that formula or not. काफी सन्नाटा हो गया, क्या हुआ? क्वेश्चन हो नहीं रहा है या फिर काफी इजी है? कुछ तो बताओ। Okay, I'll dictate the question. A prism with refracting angle 60 degree has an angle of minimum deviation 60 degree in the air. Find the angle of minimum deviation in degrees if the prism is put inside a liquid of refractive index 5 by 2 root 3. Okay, so if you keep the prism in the medium having refractive index 5 by 2 root 3, तो हमको ये बताना है कि उस केस में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होगा। जब हमने एयर में ये एक्सपेरिमेंट किया, सो वी गोट द वैल्यू 60 डिग्री, बट इफ आई परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 by 2 root 3, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन नाउ। हाय हाय हाय, कैसे हो? आपने लेट ज्वाइन किया है। हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, बट कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस किए हमने आज। अभी भी काफ़ी, मतलब अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी भी 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम लोग। कैन यू गिव हिंट टू द क्वेश्चन। हिंट इस क्वेश्चन का ये है, आप लोग इसका डेरिवेशन पे जाइए कि आप लोग डिराइव कैसे करते हो। क्या लिखते हो आप लोग? कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। कैन यू टेल मी व्हाट इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन? व्हाट यू राइट फॉर कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन? I can see a lot of people joining now. Please don't give hint. Okay, ठीक है। मेरे से पूछा, मैंने दिया इसलिए, अदरवाइज तो मैं नहीं बोल रहा था कुछ भी। We can use n1 sin i1, ठीक है, इज इक्वल टू n1 sin n2 sin i2. इट्स फाइन गाइज, नो प्रॉब्लम। हम लोग कुछ रेफ्रैक्शन पे क्वेश्चन ले रहे हैं और डिस्पर्जन पे भी अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका मिनिमम डेविएशन पे है। जब प्रिज्म है उसको हमने एयर मीडियम में रखा तो मिनिमम डेविएशन मिला 60 डिग्री, और जब हमने उसको लिक्विड में रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 by 2 root 3 है, तब मिनिमम डेविएशन क्या होगा वो पूछ रहे हैं हमसे। एंगल ऑफ प्रिज्म कांस्टेंट है 60 डिग्री। स्नेल्स लॉ, हाँ श्योर, यू शुड वॉच रिकॉर्डिंग्स। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे सर। एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होना चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा कैसे होगा? वो तो आप पे डिपेंड कर रहा है ना, आप कैसे इंसिडेंट कर रहे हो लाइट रेज को, वो तो आप पे डिपेंड करेगा। तो उसके लिए आप क्यों वरी कर रहे हो? I इज इक्वल्स टू ई, करेक्ट। तो ये आर्यन ने लिखा है कि सर कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन होता है I इज इक्वल टू ई। तो बिल्कुल सही बात है, और इसके साथ एक और कंडीशन होती है। देखो मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करना। आप लोग पहली कंडीशन, तो मैं पहले व्हाइट बोर्ड पे चलता हूँ, पहले आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि हम लोग इस क्वेश्चन को करते कैसे थे। मिनिमम डेविएशन के लिए, यस, फॉर मिनिमम डेविएशन कंडीशन इज I इज इक्वल टू ई, एंड एट द सेम टाइम एक और कंडीशन होती है। क्या आप बता सकते हैं मुझे व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? टेल मी इन द चैट बॉक्स।
R1 is equal to R2, correct. So second condition is R1 is equal to R2, कि पहले सरफेस से, जैसे मान लो ये प्रिज्म हो गया, तो यहाँ से जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी तो कुछ एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ में, नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनेगी लाइट रे का वो R1 है, ठीक है। फिर सेकंड सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होगा तो वहां पे जो एंगल बनेगा वो R2 हो गया। तो ये दो कंडीशन होती है। Yes, all of you, you remember these two conditions, I is equal to E and R1 is equal to R2, ठीक है। अभी देखिए डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इन जनरल फॉर्मूला डेविएशन का, विदाउट यूजिंग एनी लाइक कोई मिनिमम डेविएशन या ऐसा कुछ नहीं। आई एम आस्किंग यू द जनरलाइज्ड फॉर्मूला कि व्हाट इज द जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होना चाहिए फॉर मिनिमम डेविएशन, ऐसा तो कुछ मैंने नहीं पढ़ा। ऐसा मतलब हम लोग कैसे कह सकते हैं? देखो आपने अगर कर्व देखा हो, देखो जिनको ये डाउट आ रहा है उनके लिए मैं एक काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। आप डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ बनाते हो या नहीं बनाते हो? एनसीईआरटी में आप लोग आपके 12th बोर्ड के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वहाँ भी करते हो, ये आप ग्राफ बनाते हो। तो आप क्या करते हो, आप ऐसा ग्राफ मिलता है आपको कुछ। सो इनिशियली इफ यू इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या हो रहा है, डेविएशन आपका कम होता जा रहा है और उसके बाद में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा डेविएशन आपका पहले तो कम होगा बाद में बढ़ेगा, ठीक है। तो ये तो मैं बोल नहीं सकता कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा भी होना चाहिए तो कितना होना चाहिए? सही लिखा है I प्लस ई माइनस ए। तो देखो एक जनरल कंडीशन होती है डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए, ये जनरल वैल्यू होती है डेविएशन की। अब अगर आपका मिनिमम डेविएशन है, सो व्हाट आई कैन राइट फॉर मिनिमम डेविएशन, डेल्टा m इज इक्वल टू I इज इक्वल टू a, so I will write 2I minus a, and from here I'll get the value of a, I. So what is the value of I from here? A plus delta m divided by 2. So this is the value of angle of incidence, A plus delta m divided by 2. समझ गए? क्लियर हो गया डाउट? वेरी गुड, ठीक है। चलो फिर ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, A प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2। अभी मैंने आपको बोला एक और कंडीशन होती है R1 इज इक्वल टू R2, तो उसका भी यूज़ कर लेते हैं। तो आपको एक और रिलेशन याद होगा कि R1 प्लस R2 बाय ज्योमेट्री यू कैन फाइंड दिस, या फिर आप हर सर को पूछ लेना, वो आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, ठीक है। बट उसका तो क्वेश्चन नहीं है ये, बट ज्योमेट्री के क्वेश्चन हो तो सर से पूछ लेना। सो सर की एक प्रिज्म में ये रिलेशन कैसे आया, ठीक है। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो R1 और R2 अगर इक्वल हैं, व्हाट आई विल गेट फ्रॉम हियर, R इज इक्वल टू ए बाई 2। अगर मैं R1 और R2 को किसी सिंगल वैल्यू के इक्वल बोल दूं, R के इक्वल, तो वो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू ए बाई 2। ये भी एक कंडीशन आ गया। अभी हम लोग क्या करते थे, अगर आपको याद हो तो ये मैंने बना रहा हूँ यहाँ पे प्रिज्म में, हम लोग यहाँ पे लगाते थे स्नेल्स लॉ, ठीक है। और स्नेल्स लॉ में हम लोग क्या लिखते थे, n1 साइन आई, हम लोग लिखते थे n1 साइन आई, n1 बाहर का मीडियम इज इक्वल टू n2 साइन आर, n2 प्रिज्म का मीडियम। यस और नो? हम लोग लिखते थे कि नहीं लिखते थे, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। और हम लोग ये दोनों तरफ लिखते थे, पहली सरफेस पे भी लिखते थे, दूसरी सरफेस पे भी लिखते थे, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों सेम है बिकॉज I इज इक्वल टू ई, R1 इज इक्वल टू R2, तो कहीं भी लिख लो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, ठीक है। सो ठीक है, R इज इक्वल टू ए बाई 2, सही लिखा है आपने, ओके। सो नाउ व्हाट आई विल पुट द वैल्यू ऑफ I हियर, डाल देते हैं। उससे पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाए, मतलब जनरलाइज फॉर्मूला बन जाएगा। n2 बाय n1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और I का वैल्यू क्या आया था, भूलना नहीं है, A प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2, R का वैल्यू क्या आया था, A बाई 2। तो ये तो ऐसे हम लोग डिराइव करते हैं। देखो आप लोगों ने सुना होगा कि जेई में डेरिवेशन से क्वेश्चन आते हैं, तो ये देखो यही हो रहा है। यहाँ पे मैं I का वैल्यू डाल रहा हूँ, A प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2, R इज A बाई 2। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आप काफ़ी लेट हैं, आपको रिकॉर्डिंग जरूर देखनी चाहिए।
कोई बात ना, आप लेट हो गए तो शाम वाला सेशन देख लेना, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे आज, ठीक है। N2 क्या है? प्रिज्म का मीडियम, तो इसको मैं NP लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा आसान हो जाए। और ये किसका मीडियम था? बाहर जो भी मीडियम है उसका, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा प्रिज्म का मीडियम, N2 को इसको मैंने लिख दिया मीडियम जो बाहर है। ये तो आपका जनरलाइज्ड फॉर्मूला। अब आप लोग जनरली करते क्या हो, आप लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 डाल देते हो, बिकॉज बाहर होता है एयर। अब बाहर एयर नहीं है तो क्या करेंगे? अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने। अब आपको ये फॉर्मूला पता चल गया, NP/NM होता है। आप लोग यहाँ पे क्या लिखते हो? म्यू लिखते हो, जबकि होता क्या है? विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, तो NP/NM, ठीक है। रिकॉर्डिंग कैसे देख सकते हैं? आप लोग क्लासरूम टैब पे जाइए और नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको प्रीवियस सेशंस मिलेंगे सारे। अब मैं यहाँ पे उस फॉर्मूला को यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। NP/NM, फिर से लिख दे रहा हूँ मैं फॉर्मूला। देखो मैं फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूँ बिकॉज ऑप्टिक्स में यही होता है, फॉर्मूला में गड़बड़ हो जाती है। और हम लोग कई बार हीरो बनते हैं कि नहीं सर, डायरेक्टली बस हवा में ही आई की वैल्यू डाल रहे हैं, डेल्टा की वैल्यू डाल रहे हैं, साइन कन्वेंशन भूल गए, कुछ भूल गए, छोटी सी गलती पूरा क्वेश्चन गलत। साइन आई प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2, ठीक है। तो पहली कंडीशन जब एयर में रखा हुआ था तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ नहीं है तो ठीक है, कुछ मान लेते हैं n होगा, ठीक है। वैसे भी वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैसे में जरूरत भी नहीं है उसकी, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n मान लेते हैं, NP डिवाइडेड बाय मीडियम है 1 इज इक्वल टू व्हाट? साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस डेल्टा m बाई 2। रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री हैज़ एन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा। अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? A प्लस डेल्टा एम बाई 2 है, सॉरी, A प्लस डेल्टा एम बाई 2 है, A होगा यहाँ पे, ठीक है। तो A इज गिवन 60 डिग्री, डेल्टा एम इज गिवन 60 डिग्री, व्हाट यू विल गेट 120 बाई 2, सो दैट वुड बी अगेन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन A बाई 2। सो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, एज इट इज लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, बिकॉज कैंसिल आउट हो जाने वाला है, साइन A बाई 2, ठीक है। अभी मैं लिख रहा हूँ सेकंड कंडीशन, जब इसको मैंने किसी दूसरे मीडियम में रख दिया, NP डिवाइडेड बाय n ऑफ दैट मीडियम कितना है? 5/2√3 था ना? देख लेते हैं एक बार, कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 5/2√3, ठीक है, 5/2√3, ये हो गया 5/2√3 इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा एम बाई 2, साइन A प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन A बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन A बाई 2। सही है ना? सही लिखा है यहाँ तक, कोई गड़बड़ नहीं है। चलो अभी आपको क्या करना है, आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। देखो जैसे आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे, साइन A बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, NP भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बनाओ, NP को इससे डिवाइड कर रहे हो आप, ठीक है। नीचे बनेगा 2√3, 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5/2√3 इज इक्वल टू 5/2√3 इज इक्वल टू, मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये बनेगा 5/2√3, यहाँ रहेगा साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन A का वैल्यू डाल रहा हूँ वहाँ पे मैं 60 प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा m, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, 5/2√3 इज इक्वल टू साइन 60, इसको आप लिखोगे √3/2, तो 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, आपको मिलेगा 3/5। साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 का वैल्यू क्या आएगा? 3/5 इज इक्वल टू वोट 3/5, ठीक है। एंड व्हाट इज साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? 37 डिग्री। कोस 53 होता है, सॉरी साइन 37 डिग्री होता है 3/5, ओके। सो यानी कि यहाँ से पता चल गया कि 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो इसको आप उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 74 हो जाएगा, तो डेल्टा एम का वैल्यू आएगा 14 डिग्री। समझ में आया क्वेश्चन सभी को? हाँ ठीक है। इसके लिए पहले वाले के लिए
मीडियम हो जाएगा 1, दूसरे वाले के लिए मीडियम हो जाएगा 5/2√3। ठीक है, समझ में आया ना सभी को इक्वेशन? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? आगे चलूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को जरूर करना है सभी को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। यहाँ पे मैंने इसको सीधे डिवाइड कर दिया, थोड़ा स्पेस कम था मेरे पास इसलिए, वो आप कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला है एक्चुअली जो सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है, सबसे ज़्यादा काम आएगा, ठीक है ना, सबसे बेस्ट फॉर्मूला है ये। तो यहाँ पे बस ये याद रखना है कि नीचे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और हम लोग उसको इग्नोर क्यों कर देते हैं? क्योंकि एयर के लिए 1 होता है, तो बस वहीं पे पूरा ऊपर नीचे हो जाता है काम। तो किसी और मीडियम में रख दोगे तो यहाँ पे आपको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करना होगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को लेके। अभी शायद डिस्पर्जन की तरफ चलना चाहिए हमें, है ना? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ रहा है हमारी स्क्रीन पे। ओके, देखो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से कर दो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है, जल्दी से कर दो। इसके लिए मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा बिकॉज डिस्पर्जन का क्वेश्चन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बता दो क्या होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट, सही बात है। कैसे कर सकते हैं जरा वो भी बताओ। क्या एंगल क्या होगा, मतलब मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है इंसिडेंट लाइट रे का? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, करेक्ट। जरा बताइए इसका क्या वैल्यू होगा। ओके, सो मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है। देखो इसमें करना क्या है आपको, यहाँ पे कुछ अंडर वाटर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पॉइंट सोर्स है, h हाइट नीचे, ठीक है, h हाइट नीचे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यहाँ से लाइट रेज बाहर जाएंगी ऐसे, ठीक है। अब लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है? रेयर टू डेंसर जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है? लाइट रे जा रही है डेंसर टू रेयर, राइट। तो अगर लाइट रे डेंसर टू रेयर जा रही है, इसका मतलब क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है ना। अब वो कब होगा? जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये वाला एंगल, वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा। जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मान लेते हैं कि इस, देखो काफ़ी सारी लाइट रे जा रही होंगी ऐसे, ये भी जा रही होगी, ये भी जा रही होगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। बट एक बार ऐसा टाइम आ जाएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो जाएगा, यस और नो, और वहाँ पे क्या होगा? ये लाइट रे सेम मीडियम में वापस आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ से लाइट रे ओनली इतना ही पार्ट एस्केप कर सकता है। कितना पार्ट? ये इतना पार्ट। इसके बाद जो भी लाइट रे जाएंगी ऐसे, वो सब अंदर ही जाएंगी, बिकॉज ऑलरेडी एंगल ऑफ इंसिडेंस से आपने क्रिटिकल एंगल से क्रॉस कर दिया है। तो इससे आगे जो भी लाइट रेज फॉल करेंगी उनका तो क्रिटिकल एंगल ऑब्वियसली हो ही जाएगा। और सॉरी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन साइन इनवर्स 4/3, ठीक है, करेक्ट। तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। सो थीटा इक्वल टू साइन बाय आर फॉर्मूला यूज्ड। हाँ ठीक है, कर सकते हो आप। आपने कुछ सिंबल्स अलग यूज़ किए इसलिए मैं थोड़ा आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला, पहले क्रिटिकल एंगल निकाल लेता हूँ। तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा? साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/μ। तो दैट वुड बी 4/3, 1/1 म्यू, म्यू इज 4/3। तो क्रिटिकल एंगल आ जाएगा 3/4, यस और नो। ये क्रिटिकल एंगल का वैल्यू आ गया। अभी देखिए, अभी हमें क्या बोला है कि व्हाट इज द रेडियस थ्रू विच लाइट रे एस्केप्स। तो हमें वो रेडियस निकालना है। तो अब क्या करेंगे? देखो फिर से डायग्राम पे चलते हैं। हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है O से P तक। तो ये वाला एंगल कितना है?
हमने मैक्सिमम कंडीशन ले लिया है थीटा सी, इसके बाद तो हो ही नहीं सकता, इसके बाद तो लाइट रे फिर से यहीं पे आ जाएगी। तो अगर ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल अगर थीटा सी है तो ये वाला भी कितना होगा, थीटा सी ही होगा। तो अब देखो, अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। ये हाइट गिवन है P से Q तक, पी क्यू इज गिवन स्मॉल h। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है P से O तक। क्या यूज करेंगे, साइन थीटा नहीं, टेन थीटा यूज करेंगे, ठीक है। टेन थीटा सी इज इक्वल टू वोट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओपी मेरा क्या है, ओपी मेरा रेडियस है, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेस। बेस कितना होगा h, तो r का वैल्यू हो जाएगा h टेन थीटा सी। अब टेन थीटा सी क्या होगा, टेन थीटा सी क्या होगा, ये कैसे निकाल सकते हैं, तो साइन थीटा सी पता चल गया ना। अगर साइन थीटा सी पता चल गया तो यहाँ से टेन थीटा सी निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेनियस हो गया 4, बेस का वैल्यू कितना आएगा 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 9 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 7। सो यहाँ से ये हाइपोटेनियस है आपका, तो यहाँ से बेस का वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो टेन थीटा सी कितना बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 3, बेस इज रूट 7, यही आपका आंसर है। अगर डायमीटर पूछे तो इसका ट्वाइस कर दो, रेडियस पूछे तो इतना ही बोल दो, ठीक है ना। समझ में आया सभी को क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। सो दैट इज नॉट पॉसिबल एज साइन इज लेस देन 1। व्हाट इज नॉट पॉसिबल, साइन इनवर्स 4/3 तो हाँ गलत लिखा है किसी ने, साइन इनवर्स 4/3 तो पॉसिबल नहीं होगा, साइन इनवर्स 3/4 सही है, सही है, सही है, 4/3 तो नहीं होगा, वो गलत लिखा है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से कोई ऐसे तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया तो बताइए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा। थोड़ा सा तो ट्विस्ट करेंगे ना, तो इस तरह के ट्विस्ट आ सकते हैं बस, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग, ये मेरा क्वेश्चन है डिस्पर्जन पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से मैं आपको डिस्पर्जन के जितने भी डाउट्स हैं सब सोल्व करवा दूंगा। 3 thin prisms are combined as shown in the figure. The refractive index of the crown glass for red, yellow and violet rays are mu r, mu y and mu v। कि तो क्राउन ग्लास के लिए येलो कलर की, रेड कलर की लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू आर, येलो के लिए है म्यू वाई और वॉयलेट के लिए है म्यू वी। ऐसे ही फ्लिंट ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड, येलो एंड वॉयलेट आर म्यू आर डैश, म्यू वाई डैश एंड म्यू वी डैश, ठीक है ना। सिंपल, ये यहाँ तक तो दे दिया इन्होंने इन्फॉर्मेशन। अब पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन क्या, कि फाइंड द रेशियो ऑफ ए डैश बाय ए फॉर विच नो नेट एंगुलर डिस्पर्जन। क्या बोल रहा है वो, नो नेट एंगुलर डिस्पर्जन, कि एंगुलर डिस्पर्जन 0 होना चाहिए। हम लोग देखो जितने भी बुक्स होते हैं वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 प्रिज्म को अपोजिट रख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 3 प्रिज्म रखे हुए हैं। चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, कोई हिंट दे दो मुझे कि कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने का मेथड क्या होगा वो बता दो। इस बार जेई हार्ड होगा क्या, देखो मैं कहूँ तो जेई हार्ड उसको लगता है जो पढ़ता नहीं है, ठीक है। और हार्ड बेटा कभी नहीं होता, देखो कोई भी चीज़ हार्ड कभी नहीं होती। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है, हमने मेहनत की है, तो हमें हर बार कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो जब हमें कॉन्फिडेंस होता है ना, तो हम लोग किसी चीज़ को हार्ड नहीं बोलते हैं, हम लोग एकदम हैप्पी फेस लेके एग्ज़ाम देने जाते हैं कि यहाँ देख लेंगे क्या है, क्वेश्चन इंसान ने बनाया है ना, तो इंसान ही सोल्व करेगा, तो देख लेंगे क्या हो गया। तो हार्ड कभी नहीं होती है चीज़ें, आपके हमेशा आप रिलेटिवली आप अपने रेफरेंस में सोचते हो कि मैंने कम पढ़ा है इसलिए मुझे हार्ड लग रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे कभी आप मेहनत कीजिए, रिजल्ट तो आपके हाथ में है नहीं, आपका काम है मेहनत करना। आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आप डाउट सोल्व कीजिए अपने, बस जो होगा वो देखा जाएगा। और मेहनत जो करते हैं वो वेस्ट तो जाती नहीं है, कभी ना कभी तो काम आएगी, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा लेक्चर दे दिया है मैंने, ठीक है। आपका डाउट तो बहुत छोटा सा था। तो देखो ऐसा कुछ कह नहीं सकते चाहिए हार्ड होगा टफ होगा, मतलब कैसे बताएं, ऐसे तो कुछ कोई रूल तो है नहीं कि 1 साल हार्ड आता है 1 साल ईजी आता है। आपका ना काम है मेहनत करना, बस कॉन्सेप्ट्स पे एकदम अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए अपनी। तो इस क्वेश्चन के लिए कुछ बताइए क्या कर सकते हैं, कैसे ट्राई करूं इस क्वेश्चन को। मुझे तो
कुछ पता नहीं लग रहा। डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे, डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, ओके। अच्छा पहले तो ये बताओ एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है? सुना है एंगुलर डिस्पर्जन जैसी चीज कुछ? डिस्पर्सिव पावर, एंगुलर डिस्पर्जन, ऐसा कुछ सुना होगा आप लोगों ने। तो पहले तो मुझे वो बताओ चैट बॉक्स में कि व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्जन। इंडिविजुअल डेविएशन लिखेंगे, ओके। इंडिविजुअल डेविएशन लिखने के बाद आप क्या करोगे? नेट डेविएशन जीरो, बट नहीं, उन्होंने तो बोला है कि डिस्पर्जन जीरो होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक लाइट रे ऐसे चल रही है तो क्राउन ग्लास से जैसे ही मीट करेगी तो उसका डिस्पर्जन हो जाएगा, 7 कलर्स बन जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर वो फ्लिंट ग्लास से जब मिलेगी तो फिर उसका डिस्पर्जन हो जाएगा, ठीक है। और ओवरऑल हमें क्या होना चाहिए? ओवरऑल फाइनल जो आउटपुट आना चाहिए वो एक वाइट लाइट ही आनी चाहिए। ये होता है डिस्पर्जन का मतलब। सर म्यू वाई डैश माइनस, आई गेस आप मुझे वो लिख रहे हो कि सर जो एक्सट्रीम कलर्स होते हैं उनके रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस मल्टीप्लाइड एंगल ऑफ प्रिज्म, राइट? वही लिखना चाह रहे हो ना आप? म्यू इंटू 1 माइनस ए। 1 माइनस ए कैसे आया? शायद कुछ, वो तो डेविएशन होता है जो आप बोल रहे हो, और वो भी आपने उल्टा लिखा है, म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है, ठीक है। चलो मैं आपको थोड़ा क्लियर करवा देता हूँ इसमें डिस्पर्जन का कॉन्सेप्ट ही। तो डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है कि लाइट रे इंसिडेंट हुई प्रिज्म पे, ओके। अब क्या होगा? सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। कोचिस फॉर्मूला से हमने देखा था कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है क्योंकि सबका वेवलेंथ भी अलग अलग है। अगर सबका वेवलेंथ अलग अलग है तो मुझे एक बात बताओ, जब आप लोग स्नेल्स लॉ यूज़ करोगे साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर, तो आर की वैल्यू भी सबके लिए अलग अलग आनी चाहिए, बिकॉज इंसिडेंट एंगल तो सबके लिए सेम है। पहले तो व्हाइट लाइट ही थी, ठीक है, तो सबके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, तो आर भी सबके लिए सेम होगा, हाँ या ना बोल दो, ठीक है। चलो अब देखो, अगर आर सबके लिए सेम है तो वॉयलेट कहीं और जाएगा, रेड कहीं और जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। ऐसे तो पढ़ते हैं हम लोग डिस्पर्जन को। अब देखो हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन। हाँ, पहले मैं चैट कमेंट देख लेता हूँ कि सर एज येलो लाइट फॉल्स इन बिटवीन रेड एंड येलो, एंगुलर डिस्पर्जन। देखो एंगुलर डिस्पर्जन को डिफाइन कैसे करते हैं? एंगुलर टर्म का मतलब क्या हुआ? कुछ थीटा से रिलेटेड है ना। तो देखो एंगुलर डिस्पर्जन को डिफाइन अगर आपको करना है तो ऐसे कीजिए आप कि एंगल बिटवीन द लाइट रेज ऑफ एक्सट्रीम कलर्स ऑफ लाइट रेज। जैसे मान लो एक्सट्रीम कलर्स कौन से हो गए? वॉयलेट और रेड हो गया विबग्योर में, ठीक है। तो वॉयलेट कलर डेविएट हो रहा होगा, रेड कलर भी डेविएट हो रहा होगा। तो इन वॉयलेट और रेड कलर की लाइट वेव के बीच में जो एंगल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्पर्जन। समझ में आ रही है बात? और डिस्पर्सिव पावर क्या होता है कि एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइडेड बाय डेविएशन ऑफ मीन रे, ठीक है। तो समझ में आ गया सभी को कि डिस्पर्जन किसको बोलते हैं? अगर मैं एक सिंगल प्रिज्म बना दूं, ठीक है, तो वॉयलेट ऐसे जाएगा यहाँ से और रेड ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल होता है इसी को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर डिस्पर्जन। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेट एंगुलर डिस्पर्जन होना चाहिए 0। तो देखो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 क्या आना चाहिए? 0। क्या सब लोग एग्री करते हैं इस पॉइंट से कि सर θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 0 आना चाहिए? यस ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस पॉइंट? चलो तो मैं उसको लिख दे रहा हूँ कि θ1, पहले इसमें इसको इरेज कर देता हूँ, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए क्या लिखोगे? अब मैंने क्या कहा? एंगल लिखना है आपको एक्सट्रीम और एक्सट्रीम कलर्स के बीच में। तो वॉयलेट और रेड होते हैं एक्सट्रीम, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? देखो θ1 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ म्यू वॉयलेट माइनस म्यू आर इंटू ए, ठीक है, प्लस आपको शायद दिखेगा नहीं इसलिए बेटर होगा मैं व्हाइट बोर्ड पे चला जाऊँ, ठीक है,
म्यू वॉयलेट प्लस म्यू आर, सॉरी माइनस म्यू आर, इंटू ए। ओके, अब दूसरा कौन सा था, फ्लिंट ग्लास। तो फ्लिंट ग्लास के लिए क्या लिखेंगे, डैश म्यू वॉयलेट डैश माइनस म्यू आर डैश मल्टीप्लाइड ए। और तीसरा कौन सा था, क्राउन ग्लास अगेन। सो म्यू वॉयलेट माइनस म्यू आर मल्टीप्लाइड ए इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। वाई जीरो, बिकॉज लिखा है क्वेश्चन में एंगुलर डिस्पर्जन नेट क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है, सो कोई आर्यन से पूछ रहा है, हाँ मैं बता रहा हूँ आंसर यहाँ पे। देखो म्यू वॉयलेट माइनस म्यू आर मल्टीप्लाइड ए, ये आपकी कंडीशन हो गई है नॉट एंगुलर डिस्पर्जन के लिए, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये आपकी नेट एंगुलर डिस्पर्जन के लिए कंडीशन हो गई। देखो ये और ये टर्म को ऐड कर देते हैं, उसको उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो अभी काफ़ी बड़ा एक्सप्रेशन लग रहा है, देखो छोटा सा बन जाएगा, म्यू वॉयलेट माइनस म्यू आर मल्टीप्लाइड ए इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ म्यू वॉयलेट माइनस म्यू आर डैश, ठीक है, इनटू ए डैश। तो बस यही आपका आंसर है, ए डैश अपॉन ए आ जाएगा जब इन दोनों ए को उधर ले जाओगे और इस पूरे टर्म को इधर ले जाओगे। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2 टाइम्स म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, और वही किसकी वैल्यू है, ए डैश बाय ए की। तो समझ में आया सभी को क्वेश्चन, ये सभी को क्वेश्चन समझ में आया, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ से आई गेस आपके डिस्पर्जन से रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं कि सर क्वेश्चंस कैसे करते हैं डिस्पर्जन पे, तो केवल 2 प्रिज्म ही नहीं है, हो सकता है ज़्यादा प्रिज्म आ जाए, तो मैंने वो ले लिया आपने। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 प्रिज्म ले लिए हैं। तो सबको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप। तो कुछ होमवर्क क्वेश्चंस ले लो। तो ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा 1.5 एंड 1.6। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मुझे टाइम मिला तो मैं नेक्स्ट सेशन में ये क्वेश्चन जरूर डिस्कस करूँगा। यहाँ पे दोनों की ऑप्टिकल एक्सिस अलग अलग है, ठीक है ना, दोनों की ऑप्टिकल एक्सिस अलग अलग है यहाँ पे। ये क्वेश्चन हम जरूर डिस्कस करेंगे अगर मुझे टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट सेशन में। फिर ये क्वेश्चन भी कटिंग ऑफ लेंस पे है, तो फोकल लेंथ दोनों की सेम होगी, बिकॉज जब आप लेंस मेकर फॉर्मूला यूज़ करोगे तो वहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के लिए सेम है, इसलिए फोकल लेंथ चेंज नहीं होती है। ठीक है ना, बिकॉज देखो दोनों के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ी चेंज होगा, इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R1 इसका R2, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो फोकल लेंथ दोनों के लिए सेम लीजिए। इसने जो इमेज बनाई वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, ताकि इमेज फिर से ओ पे ही बन जाए, यही तो लिखा है क्वेश्चन में, आप देख लेना, आपसे हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। अब मैं आपको जो अपकमिंग सेशन है उनका बता देता हूँ। अभी आज मैथ्स का सेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। ठीक है, वो हर साल लेने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन आई गेस आपने किया था लास्ट सेशन में, तो आज आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे सेकंड सेशन है, आज रात को 9:30 बजे। ठीक है, तो 9:30 सभी को लाइव आना है। उसके बाद कल आपका ये पता नहीं कुछ अजीब सा लिखा हुआ है, तो नाम इतना अजीब है तो ये तो जरूर अटेंड करना पड़ेगा, मुझे तो खुद करना पड़ेगा। पेडिग्री एनालिसिस ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये सेशन आपका कल है, अंजलि मैम लेंगे ये सेशन 21 नवंबर। ठीक है, और शाम को 6 बजे। और अगला सेशन है आपका जेई फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ईजी टॉपिक्स। तो पहला सेशन तो देखो आपने देखा होगा ईशान सर का। अब इसमें सर ये बता रहे हैं कि ईजी टॉपिक्स कौन से हैं, कि इम्पोर्टेंट भी है और ईजी भी हैं, तो उस पर बात होने वाली है। तो सर कुछ 1-2 क्वेश्चंस भी करवा देंगे वहाँ पे आपको, ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे इजी और इम्पोर्टेंट भी हैं। और नेक्स्ट सेशन है आपका कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे, तो वो विभोर सर लेने वाले हैं। तो ये आपके अपकमिंग लेक्चर्स है, और काफ़ी सारे लेक्चर्स अभी अपडेट हो चुके हैं। इंस्टासोल क्लासरूम टैब पे जाइए आप, ठीक है, वहाँ पे आपको अपकमिंग लेक्चर्स के जो भी अपडेट होता है वहाँ पे रेगुलरली अपडेट होता रहता है, तो आपको वो जरूर देखना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम लोग, 1-2 क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से कर लेंगे, उसके बाद वी विल स्टार्ट वेव ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा। आप रिवीजन के टाइम ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैंने अराउंड 14-15 क्वेश्चंस करवाए हैं आपको, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और आज रात को 9:30 बजे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, देन थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइज, बाय बाय।